हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आज सीखने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है प्रकाश। और हम जो आज सीखने वाले हैं वो है प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किरण आरेख द्वारा गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब को बनाना। तो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, छोटी क्लास में आप सीख चुके हो कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, दर्पण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए जल्दी से हम सीख लेते हैं क्या क्या है। जो आपको सबसे पहला दर्पण मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप घरों में भी देखते हो अपना चेहरा दिखने के लिए, वो है समतल दर्पण। समतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है, सबसे पहले आप जान लीजिए बिंब और प्रतिबिंब किसे कहते हैं। दर्पण के सामने कोई भी वस्तु जो आप रखते हो उसे कहते हैं बिंब। और दर्पण पर दिखाई देने वाला या हो सकता है कि उसका जो प्रतिबिंब है कहीं और बने, वो है प्रतिबिंब। ये कहलाए प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये जो प्रतिबिंब है ये दर्पण के पीछे भी बन सकता है और दर्पण के सामने भी बन सकता है। वो हम बाद में सीखने वाले हैं, लेकिन बिंब हमेशा दर्पण के सामने रखा जाता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो प्रतिबिंब बन रहा है समतल दर्पण द्वारा, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। नंबर 1, समतल दर्पण द्वारा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। नंबर 2, जो प्रतिबिंब का आकार है वो बिंब के आकार के समान होगा, ठीक है। नंबर 3, दर्पण के पीछे बनेगा। जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनता दिखाई देगा, ठीक है। और नंबर 4, ये सबसे महत्वपूर्ण है, दूरी। दर्पण से दर्पण से बिंब की जो दूरी है, अगर मैं इसे u लिखूं और दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी है अगर मैं इसे v लिखूं, तो समतल दर्पण में हमेशा u v के बराबर होता है। यानी कि u को मैं कहने वाला हूं बिंब दूरी और v को मैं कहने वाला हूं प्रतिबिंब दूरी। तो समतल दर्पण में हमेशा u v के बराबर होगा। अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसी समतल दर्पण के सामने कोई बिंब 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, यानी कि u बराबर 1 मीटर, और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिबिंब की दूरी समतल दर्पण से कितनी दूर होगी, तो देखिए समतल दर्पण से u और v बराबर होते हैं, तो इसका मतलब है v भी बराबर होगा 1 मीटर के। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आए कि बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी, तो बेटा आप सोच समझ के आप आंसर दे सकते हो। दर्पण से बिंब 1 मीटर है और दर्पण से प्रतिबिंब भी 1 मीटर है, तो दोनों के बिंब और प्रतिबिंब की दोनों की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आप ध्यान से क्वेश्चन को समझिए फिर उसका उत्तर देना। चलिए इसके बाद दूसरा जो दर्पण है, आप देखिए इस चित्र में आपको नजर आएगा। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप पहचानोगे ये कौन सा दर्पण है। तो देखिए यहाँ पर जो बिंब है वो एक हाथ दिखाई देता है आपको, छोटा है, लेकिन उसका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे ही दिखाई देता है, लेकिन उसका आकार है बड़ा, बहुत बड़ा नजर आ रहा है। ये बिंब है और प्रतिबिंब इसका बहुत बड़ा है। अगर आपको किसी भी दर्पण में अगर प्रतिबिंब बड़ा नजर आता है तो ये दर्पण हमेशा होगा अवतल अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसी बिंब का बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक बात चीज आप ध्यान रखिए, वो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि अवतल दर्पण हमेशा ऐसा नहीं करता। यानी कि समतल दर्पण में तो ये
जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए थे, सीधा, दर्पण के पीछे, बिंब का आकार समान, बिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी समान, ये हमेशा होता है। लेकिन अवतल दर्पण में अलग अलग स्थिति पर अलग अलग प्रतिबिंब बनते हैं। यानी कि हो सकता है कि आपको प्रतिबिंब बड़ा बनता हुआ दिखाई दे, और ये भी हो सकता है कि आपको प्रतिबिंब उल्टा बनता दिखाई दे। देखिए, इसको पहचानेंगे एक चम्मच से। आप घर में ये प्रयोग कर सकते हैं। अगर चम्मच के भीतरी हिस्से को अगर आप देखेंगे तो ये अवतल दर्पण की तरह कार्य करेगा, और इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब है ये आपको उल्टा भी दिखाई दे सकता है, ये आपको बड़ा भी दिखाई दे सकता है। तो आप ध्यान से देखिए किस तरीके से इसमें आपको करना है। बड़ा भी दिखाई दे सकता है और आपको उल्टा भी दिखाई दे सकता है। कौन से दर्पण में? अवतल। ऐसा क्यों होता है ये हम बाद में सीखने वाले हैं, लेकिन इतना पक्का है कि अवतल दर्पण से उल्टा प्रतिबिंब भी बन सकता है, सीधा प्रतिबिंब भी बन सकता है, बड़ा प्रतिबिंब भी बन सकता है, छोटा प्रतिबिंब भी बन सकता है। तो इसके केस हम आगे सीखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप देखिए क्या क्या है। उल्टा, सीधा, उल्टा, बड़ा, उल्टा, छोटा प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनता है, और सीधा बड़ा भी बनता है। सीधा और बड़ा भी बनता है। ठीक है। एक और केस है, उल्टा और समान भी बन सकता है। इतने सारे प्रतिबिंब अवतल दर्पण की सहायता से बनाए जा सकते हैं। ठीक है। यानी कि आप इसमें देखेंगे कि अलग अलग तरीके के प्रतिबिंब बनते हैं। अब आता है अगला दर्पण, और अगर आप किसी चम्मच के बाहरी सतह को देखेंगे तो ये आपको उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता हुआ दिखाई देगा। यानी कि किसी चम्मच का बाहरी हिस्सा, उभरा हुआ हिस्सा, जो उठा हुआ हिस्सा है, वो उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है, और इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब है, देखिए उसकी क्या खास बात है, वो प्रतिबिंब हमेशा आपको सीधा नजर आएगा। देखिए हमेशा, यानी इसके दो तीन केस बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको हमेशा सीधा ही दिखाई देगा। दूसरी खास बात, सीधा तो आपको समतल दर्पण में भी नजर आता है, लेकिन इसकी खास बात एक और है कि इसका जो प्रतिबिंब है वो हमेशा छोटा नजर आएगा। हमेशा हमेशा आप इसे याद रखिए, सीधा और छोटा। ऐसा दर्पण जो हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है वो दर्पण होगा उत्तल दर्पण। ऐसा दर्पण जो हमेशा सीधा और एक समान, एक ही आकार का, समान आकार का, सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाए, वो होगा हमेशा समतल दर्पण। समतल तथा उत्तल दर्पण एक जैसे दिखते हैं, बस एक ही अंतर है कि उत्तल दर्पण में सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, जबकि समतल दर्पण में सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो इस चीज को आपने ध्यान से समझना है। अवतल दर्पण के बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं, अलग अलग तरीके के प्रतिबिंब बनते हैं, उल्टा, सीधा, बड़ा। ठीक है। दर्पण के पीछे, दर्पण के सामने। तो इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि उत्तल तथा समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो हमेशा दर्पण के पीछे ही बनता है। ये हम सीखेंगे आगे। अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए, हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, समतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी। क्योंकि अवतल दर्पण में बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं, तो कुछ प्रतिबिंब दर्पण के पीछे भी बनते हैं और कुछ प्रतिबिंब दर्पण के सामने भी बनेंगे। ठीक है। आपको मैं ये भी क्लियर कर देता हूं, ज्यादातर जो प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण में वो दर्पण के सामने ही बनते हैं, और
सिर्फ एक ही स्थिति में आपके पास ये जो अवतल दर्पण है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना के दिखाता है। हम बाद में सीखेंगे, अभी आप ये समझिए कि उत्तल, अवतल और समतल दर्पण होते क्या हैं। ठीक है। एक प्रकार का दर्पण आपने ये भी देखा है जो वाहनों में लगा रहता है। ये कौन सा दर्पण है? वाहनों के अगल बगल पीछे के आकार को देखने के, पीछे के दृश्य को देखने के लिए जो दर्पण प्रयोग किया जाता है उसका नाम है उत्तल दर्पण। यानी कि ये उठा हुआ दर्पण है, उभरा हुआ दर्पण है। जैसे चम्मच का उठा हुआ हिस्सा, ये वही दर्पण है। इसका प्रयोग हम वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में करते हैं। पश्च दर्पण के रूप का मतलब है कि पीछे का दृश्य देखने के लिए जो दर्पण प्रयोग किया जाता है वाहनों में, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्यों उत्तल दर्पण ही प्रयोग किया जाता है, समतल की दर्पण क्यों नहीं यूज कर सकते, हम लोग प्रयोग करते हैं, उत्तल ही क्यों करते हैं। देखिए अवतल में तो दिक्कत आएगी कि अवतल में उल्टा भी दिखा सकता है, तो इसलिए अवतल को तो हम प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन समतल दर्पण तो प्रयोग कर सकते थे। हम यहाँ पर उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों करते हैं, इसको समझिए। आप अब जब इसमें प्रतिबिंब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब आप उत्तल दर्पण में देखेंगे तो आपने पढ़ा था कि उत्तल दर्पण में छोटा आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो इसके अंदर आपको जो भी प्रतिबिंब दिखाई देंगे उसके अंदर की जो वस्तुएं हैं वो आपको छोटे छोटे दिखाई देंगे। ठीक है। लेकिन एक खास बात इसमें होगी, वो ये होगी कि जो दृश्य क्षेत्र है, दृश्य क्षेत्र है, दृश्य क्षेत्र है वो बड़ा हो जाता है। यानी कि आप इसके अंदर बहुत बड़ा एरिया देख सकते हो। आप देख रहे हो, इसके अंदर आप बहुत बड़ा एरिया देख सकते हो। भले ही वस्तुओं के आकार छोटे छोटे हों, लेकिन काफी दूर तक आप इसमें देख सकते हो। दूर का मतलब है काफी बड़ा एरिया आप इसमें देख सकते हो, यानी दृश्य क्षेत्र बड़ा हो गया है। जबकि समतल दर्पण में क्या होता, समतल दर्पण में जितना बिंब की दूरी है उतनी ही दूरी आपको दिखाई देती और इतना बड़ा क्षेत्र आपको नहीं नजर आता। ये क्षेत्र आपको बड़ा नजर आ रहा है। ठीक है। तो इसका उत्तर यही है कि उत्तल दर्पण से पीछे का जो क्षेत्र है, दृश्य क्षेत्र है, वो काफी बड़ा नजर आता है। भले ही वस्तुएं छोटी नजर आती है, लेकिन दृश्य क्षेत्र बड़ा नजर आता है, जिसके कारण हम देख सकते हैं कि दूर दूर तक कोई गाड़ी आसपास है या नहीं, या कोई वस्तु आसपास है या नहीं। इसीलिए इसको पश्च दर्पण की तरह प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो आप ये याद रखना, इस प्रश्न का उत्तर भी याद रखना। दृश्य क्षेत्र ज्यादा बड़ा होता है कौन से दर्पण में? उत्तल दर्पण में ज्यादा होता है, जबकि समतल दर्पण में एक समान दृश्य क्षेत्र होता है। ठीक है। इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग आप पश्च दर्पण के रूप में करते हैं वाहनों में। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। देखिए आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि किसी चमकदार सतह पर, अगर कोई चमकदार सतह है तो चमकदार सतह से प्रकाश का लौटना, उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसके दो नियम एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहला जो नियम है वो है, पहला नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा आपके पास नियम है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। तो इसे जरा ध्यान से देखिए क्या इसमें कहा जाता है। देखिए क्या है, अगर आपके पास कोई समतल दर्पण है और यहां से कोई प्रकाश की किरण इस समतल दर्पण से टकराती है तो ये परावर्तित हो जाती है। ठीक है। अब देखिए इन पे नाम, उनके ध्यान रखिए क्या क्या नाम आते हैं। जो किरण समतल दर्पण से टकराए उसे आपतित किरण कहते हैं। ठीक है। और जो किरण दर्पण से लौट के वापस चले जाए उसे कहते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण
तथा परावर्तित किरण। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण। उसके बाद आपके पास आता है कि ये जो बिंदु आपको दिखाई देता है, कौन सा बिंदु, जहां पर आपतित किरण दर्पण की सतह से टकरा रही है, इसे कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु, जहां पर आपतित किरण दर्पण की सतह पर टकराए। और अब एक चीज और हम इसमें करने वाले हैं, ये तो है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण और ये है आपतन बिंदु। अगर आपतन बिंदु से दर्पण के अभिलंब दर्पण के अभिलंब में हम एक लाइन खींचें, क्या कहेंगे, ये जो दर्पण की सतह है इसके लंबवत अगर हम एक लाइन खींचें, ये लाइन मैंने ड्रॉ की, इसे कहते हैं अभिलंब। लंबवत का मतलब है 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक है, सतह से 90 डिग्री के कोण पर अगर हम एक लाइन खींचें तो इस लाइन को, इस रेखा को कहते हैं अभिलंब। अभिलंब, याद रखिए, अभिलंब। ठीक है, तो अभिलंब क्या है, आपतन बिंदु से दर्पण की सतह के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, तो ये अभिलंब भी मैंने इसमें दिखा दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ पहले वाले नियम का क्या मतलब है। प्रकाश का पहला नियम क्या कहता है, आपतन कोण। अब आपतन कोण कहाँ है इस चित्र में, देखिए, आपतन कोण है, ये किरण का नाम था आपतित किरण, इसका नाम है अभिलंब। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे प्रयोग किया जाता है आई से, दर्शाया जाता है आई से। ठीक है, फिर से देख लीजिए, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। किससे इसे दर्शाते हैं, आई से। इसी प्रकार अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे दर्शाते हैं आर से। तो ये दोनों कोण आपको बराबर मिलेंगे, हमेशा बराबर मिलेंगे। ठीक है, तो अगर ये आई, मैं आपसे कहता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि आई या आपतन कोण 45 डिग्री का है, तो बताइए परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा, और बिल्कुल ही आसान सा उत्तर है, ये भी 45 डिग्री का होगा। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान से देखिए किस तरीके से इसे किया जा रहा है, क्योंकि प्रथम नियम यही कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अच्छा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आए कि समतल दर्पण की सतह से आपतन कोण तो नहीं कह रहा हूं मैं, कि समतल दर्पण की सतह से अगर आपतित किरण, ठीक है, जो आपतित किरण है वो मान लेते हैं 30 डिग्री का कोण बनाए। देखिए, इस बार मैं ये कोण आपसे कहता हूं, ठीक है, फिर से सुन लीजिए, यदि समतल दर्पण की सतह से आपतित किरण 30 डिग्री का कोण बनाए, 30 डिग्री का एंगल बनाए, तो बताइए परावर्तन कोण कितना होगा। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अभिलंब से ये कोण कहलाता है आई। अगर आपको आई का पता होगा तो आर अपने आप आ जाएगा। अब ये कोण कैसे निकालेंगे, आप मैथ्स के स्टूडेंट भी हो, आपको पता होगा किस तरीके से इसे निकालते हैं। तो देखते हैं, समझते हैं क्या है। देखिए, टोटल कोण है 90 डिग्री का, ये कोण है 30 डिग्री का, तो बचा हुआ कोण कितने डिग्री का होगा, 90 माइनस 30, 90 में से 30 को आप सबट्रैक्ट करोगे और ये आएगा 60 डिग्री। तो आई आ चुका है 60 डिग्री, तो आई आ जाए तो आर भी आ जाता है, क्योंकि पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है आई बराबर आर, कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे निकाला जाता है। इसमें मैं एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूं, जो कि पूछा जाता है अक्सर, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। अगर आपसे कहा जाए कि कोई किरण
अविलंब के समान ही आए। ठीक है, अविलंब के समांतर ही आए, यानी कि जहां अविलंब है उसी के समानांतर आए, अविलंब से होकर ही दर्पण से टकराए। तो आप बताएंगे आपकी इस बार आई कितना हो गया है और आर कितना होगा, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण कितना होगा। आप सोचिए और फिर बताना। देखिए क्या होने वाला है कि इस बार अविलंब भी यही है। ठीक है, अविलंब भी यही है और आपतित किरण भी यही है। तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, आई बराबर 0, 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री? क्योंकि अविलंब से आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आई कहते हैं। तो आई 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर आई 0 आ गया तो आर भी 0 हो जाएगा, तो 0 डिग्री के कोण बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ध्यान देना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या इसमें है, गोलीय दर्पण के बारे में थोड़ा और सीख लेते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, ये किस तरीके से बनते हैं, अगर आपके पास कोई गोला है, कांच का एक गोला है, जैसे फुटबॉल होती है उस तरीके से आपके पास कांच का एक गोला है, ये इसका केंद्र है। तो अगर आप इसमें इस गोले को किसी हिस्से को कहीं से भी काट लें, इतना हिस्सा आप काट लेते हो, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये हिस्सा बचेगा। ठीक है, बाकी हिस्सा कट जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से कट जाएगा। ठीक है, आपके पास बचता है सिर्फ ये हिस्सा जो कि हम दर्पण बनाने के लिए उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हिस्सा कट चुका है, काट दिया है फुटबॉल का या कांच के गोले का, इतना हिस्सा हमने कट कर दिया। तो देखिए जो ये हिस्सा आपके पास बच गया है, इस हिस्से को हम बनाएंगे दर्पण। दो तरीके के दर्पण आप बना सकते हो। अगर आप इसका बाहरी हिस्से को पेंट कर लेते हो, यहां आपने पेंट कर लिया, ठीक है, इस हिस्से में पेंट कर लिया, और इसकी जो चमकदार सतह है, परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ यानी चमकदार सतह, वो अंदर वाली है। अगर किसी गोलीय दर्पण का अंदर वाला भीतरी सतह परावर्तक हो, ठीक है, तो उसे कहेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण को कैसे पहचानोगे, किसी गोलीय दर्पण का, अगर किसी गोलीय दर्पण में बाहरी हिस्सा पेंट किया हुआ तथा भीतरी हिस्सा परावर्तक हो तो उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया यहाँ तक। और अगर मान लेते हैं हम इस दर्पण के, जो हम ये कांच का टुकड़ा था, कांच के गोले का टुकड़ा था, अगर हम इसमें भीतर वाली सतह को पेंट कर लें, अंदर वाली सतह को पेंट कर लें, यहाँ से हम पेंट कर लेते हैं, आप देखेंगे किसी दर्पण में एक हिस्से में पेंट होता है, ठीक है, और एक हिस्सा होता है चमकदार। तो इस बार मैं क्या करता हूँ, अंदर वाले हिस्से में कर दिया पेंट और बाहर वाले हिस्से को बना दिया परावर्तक, चमकदार परावर्तक पृष्ठ। तो इस प्रकार से बनने वाला जो दर्पण है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, तो आप दोनों चीज याद रखिए, अगर उठा हुआ हिस्सा चमकदार है तो उसे कहेंगे उत्तल दर्पण, और अगर भीतर वाला हिस्सा चमकदार है तो उसे कहेंगे अवतल दर्पण। इस प्रकार दर्पण बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कोई भी दर्पण आपके पास बन के तैयार है, मान लो हम बात करते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण में आपको मैंने कहा था कि अवतल दर्पण में बाहर वाला हिस्सा पेंट किया जाता है और भीतर वाला हिस्सा चमकदार होता है, यानी कि वस्तु इस भीतर वाले हिस्से के ठीक सामने रखी जाएगी, यहाँ वस्तुएं रखी जाएगी ताकि इसका प्रतिबिंब यहाँ हम दर्पण के अंदर देख सकें। ठीक है,
जहाँ पेंट किया हुआ हिस्सा है वहाँ थोड़ी रखेंगे उसको, वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखा जाता है, और सामने का मतलब ये हो जाएगा इस बार। ठीक है, तो ये है दर्पण कौन सा हमारे पास, अवतल। तो अवतल दर्पण में अब देखते हैं कि और क्या क्या चीजें इसमें अब आ जाएगी। देखिए इस दर्पण में अब जो नई चीजें आप सीखने वाले हो, देखिए सबसे पहला ये जो आपको केंद्र नजर आता है, किसका केंद्र है, ये वो गोला है जिससे कि दर्पण बनाया गया है। गोला, ये जो गोला आपको नजर आता है जिसको काट कर हमने ये अवतल दर्पण बनाया था, उसका केंद्र कहलाता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या हो जाएगी, वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण का वह केंद्र है जिसका दर्पण एक हिस्सा है। देखिए उस गोलीय दर्पण तो नहीं कहेंगे, उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक हिस्सा है उसे कहेंगे वक्रता केंद्र, और इसे हम दिखाते हैं सी से। ठीक है, यह उस गोले का केंद्र है जिससे दर्पण बनाया गया है। ठीक है, उसे कहेंगे आप वक्रता केंद्र। इसे हम किससे दिखा रहे हैं, सी से दिखाते हैं। उसके बाद आता है नया बिंदु, और वो है आपके पास ये जो आपके पास अवतल दर्पण है, इस दर्पण का भी मध्य बिंदु। देखिए इतने हिस्से का मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु है यहाँ पर, आप देख सकते हो ये मध्य बिंदु है। इस मध्य बिंदु को कहते हैं हम पी, पी कहते हैं, और पी का मतलब होगा यहाँ पर ध्रुव, ध्रुव। ठीक है, पी का मतलब होगा ध्रुव। ठीक है, तो ध्रुव के बाद मैं दोबारा से इसे बना देता हूं। ये था वक्रता केंद्र, और इस दर्पण का अवतल दर्पण का, ये अवतल दर्पण था हमारे पास, और इस अवतल दर्पण का मध्य बिंदु P, ठीक है, जिसको कहते हैं ध्रुव। अब ध्रुव की परिभाषा क्या हो गई है, किसी गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ठीक है, C क्या था, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र क्या है, उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक हिस्सा है। उस गोलीय, आप ये भी कह सकते हैं उस गोले का, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ भी कहलाता है ये, या फिर उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक हिस्सा है उसे कहते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, तो हमारे पास दो चीजें आ चुकी है, ध्रुव और वक्रता केंद्र। तीसरा पॉइंट, आप अगर P को C से मिलाएंगे तो एक लाइन आपको मिलती हुई दिखाई देगी, ये लाइन। इस लाइन को मिला के आप आगे तक पहुंचा सकते हैं। तो इस लाइन को, वो लाइन जो C और P से होकर जाए, ध्यान से देखिए, जो लाइन C और P से होकर जाए, C इधर है हमारे पास, P है, उसे कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, ये है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, वह लाइन, वह रेखा जो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाए उसे कहेंगे मुख्य अक्ष। मैंने सिर्फ P और C को मिलाया नहीं है, P और C से होकर जाने वाली रेखा ये आगे तक जा सकती है और आगे बढ़ सकती है। ठीक है, ये है मुख्य अक्ष। उसके बाद अगला जो आपके पास टर्म्स है वो देखिए क्या है, और वो है फोकस। अब देखते हैं फोकस क्या होता है। फोकस P और C का मध्य बिंदु है। P और C, अगर आपके पास P और C मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर पर आप एक बिंदु बनाएंगे जिसे कहेंगे फोकस F, फोकस या फोकस बिंदु। ठीक है, फोकस या फोकस बिंदु। अब फोकस बिंदु क्या है, फिलहाल के लिए आप परिभाषा ये कह सकते हैं कि फोकस बिंदु या फोकस ध्रुव तथा वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु है। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु
फोकस कहलाता है। ठीक है, ठीक मध्य बिंदु कहलाएगा। अब यहाँ पर एक नई चीज आपको मैं बताता हूँ जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और वो है, अब नया जो टर्म्स आने वाला है वो है, देखते हैं क्या टर्म्स है। अब तक आप सीख चुके हो पोल यानी कि ध्रुव, वक्रता केंद्र यानी कि सी, और फोकस एफ। अब आता है, ये तो थे बिंदुओं के नाम, ये बिंदु हैं जो बिंदुओं के नाम आपने सीखे। अब आता है दूरी के नाम। देखिए क्या है कि अगर आप पोल यानी ध्रुव से सी तक की दूरी मापोगे तो इस दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या ये दूरी है। किस किस के बीच की दूरी? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और इसे दिखाते हैं आर से। यानी कि P और C की दूरी को कहते हैं आर, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसकी परिभाषा भी मैंने आपको बता दी कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, इसी तरीके से आर तो आपके पास आ गया, और अगर मैं आपसे कहूं कि P और F के बीच की दूरी को भी क्या कहते हैं, तो देखिए इसको क्या कहेंगे हम लोग। अगर आप P से F तक की दूरी को मापेंगे, PF, तो इसे कहते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी, ध्यान से देखिए, एक तो था फोकस बिंदु और एक है फोकस दूरी। तो आप इसे याद रखिए, किस किस के बीच की दूरी हुई फोकस दूरी? ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, तो आपने सीख लिया है। फिर से देखिए, मैं इसे चित्र में दिखा देता हूं, दोनों दूरियां। तो देखिए इसमें P और F के बीच की दूरी कहलाती है स्मॉल f, यानी कि फोकस दूरी, और P से लेकर C तक कहलाती है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और एक चीज अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो फोकस होता है वो P और C का मध्य बिंदु होता है। तो आपको कुछ नजर आता है? देखिए क्या है कि अगर आपको R मान लीजिए 8 सेंटीमीटर दिया है, अगर आपसे कहा जाए कि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो बताइए इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो आप मेरे ख्याल से समझ चुके हो, क्योंकि F और P और C का मध्य बिंदु है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, यानी कि 4 सेंटीमीटर। यानी आपने सीखा कि जो F है यानी कि फोकस दूरी है, वो हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। याद रखिए सूत्र को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। आप इससे कई सारे क्वेश्चन 1 नंबर के सॉल्व कर सकते हो। कि क्या मैंने आपको बताया, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होती है, या इसका ठीक उल्टा भी आप कह लें कि जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी का दुगना होती है। आप इसी सूत्र से बना सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का डबल होती है, दुगना होती है। ठीक है, इतनी चीजें आप याद रखिए और समझिए क्या होता है। आगे वाले टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ किस तरीके से गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाता है। तब तक याद करते रहिए बेटा, समझिए ढंग से और नोट करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, बाय एंड टेक केयर।